अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो मैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक चैप्टर नंबर 4 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको रिव्यू दूंगी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई नई थ्योरी बनाते हैं तो हमारे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होती है। ऐसे जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज थे वो भी एप्लीकेबल थे। अब इसको जो है वो ऑब्जर्व किया गया बाय डी लेप्लॉस, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया कि अगर न्यूटन के लॉ को यूज करके उन्होंने एक नया रूल बनाया, डिटरमिनिज्म। नाउ डिटरमिनिज्म को समझते हैं। डिटरमिनिज्म क्या होता है? अगर मुझे किसी पार्टिकल की करंट पोजीशन का पता है, अभी पता है कि वो किस जगह पर है, तो मैं फ्यूचर में किसी भी टाइम उसकी जो है वो पोजीशन का पता लगा सकती हूँ। हम जुपिटर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे इस वक्त पता है कि जुपिटर किस जगह पर है, तो मैं फ्यूचर में किसी भी टाइम उसकी जगह का पता लगा सकती हूँ। अब ये थोड़ी सी अजीब बात लगेगी, लेकिन ये उन्होंने सोचा था न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉज को इस्तेमाल करके। अब ये जो है वो आइडिया आगे चलता गया। कुछ लोगों ने इसको जो है वो माना कि हाँ ये हो सकता है, और कुछ ने बहुत ज़्यादा इसकी खिलाफ वर्जी की। अब वो खिलाफ वर्जी क्योंकि उसमें जो है वो अल्लाह ताला का, गॉड का रोल कहीं था ही नहीं। अब जो है वो लेप्लास इतना आगे पहुंच गए थे कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उनको ये लगने लगा कि ह्यूमन बिहेवियर भी इसी तरीके से काम करता है। अगर मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इस वक्त पता है तो मैं फ्यूचर में किसी भी टाइम उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। अब ये जो है वो आइडिया मशहूर होता गया, फेमस होता गया। उसके बाद जब ब्लैक बॉडी पे स्टडी की गई, ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिससे रेडिएशंस एमिट होती है, यानी कि एनर्जी, रेडिएशंस में एनर्जी होती है जो कि एमिट होती है। अब ब्लैक बॉडी पे स्टडी की गई तो ये मालूम हुआ कि अगर ऐसा है, अगर डिटरमिनिज्म को हम इस्तेमाल करें तो इतनी ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होंगी कि हमारा यूनिवर्स जल के ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया साइंटिस्ट को, और डिटरमिनिज्म भी गलत प्रूव हो रहा था इससे। उसके बाद आए वर्नर हेजनबर्ग। अब वर्नर हेजनबर्ग ने जो है वो कहा, अगर हमें किसी पार्टिकल की प्रेजेंट पोजीशन मालूम करनी है तो उसका ये तरीका है कि वी हैव टू यूज अ लाइट सोर्स। हमें एक लाइट सोर्स यूज करनी पड़ेगी। लाइट सोर्स क्या करेगी? जब हम उस पार्टिकल पे लाइट डालेंगे तो वो लाइट की कुछ वेव्स जो है वो फैलेंगी, यानी कि वो स्कैटर होंगी। उसकी मदद से हमें उस पार्टिकल की करंट पोजीशन पता चल जाएगी। ये इसी मेथड से हम जो है वो डिटरमिनिज्म को यूज कर सकते हैं। अब जब हम उस लाइट वेव्स को यूज करेंगे तो उसमें शर्त ये है कि जो लाइट की वेव हो उसकी वेवलेंथ छोटी हो। जब वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी उस वेव में ज्यादा होगी, तो उस एनर्जी की वजह से उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड पे एक इफेक्ट आएगा, यानी उस पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात ले लें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे जो है वो उसकी पोजिशन के बारे में जानने की जितनी गहराई से उसकी पोजिशन जानूंगी, उतनी मुझे उसकी स्पीड मालूम नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर मैं उसकी स्पीड को जानने की कोशिश करूंगी तो मुझे उसकी पोजीशन मालूम नहीं हो सकती, यानी कि डिटरमिनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्क्रूडिंजर साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रोबेबिलिटी बताई थी, यानी इलेक्ट्रॉन इस जगह पे हो सकता है। सर्टेनिटी नहीं, यानी कि ये गैर यकीनी था कि है ही नहीं, हो सकता है। अब आइंस्टाइन को ये ख्याल सही नहीं लगा। आइंस्टाइन ने कहा हमारी पूरी यूनिवर्स जस्ट प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो ये नहीं हो सकता। खैर, ये तो क्वांटम फिजिक्स की बात थी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत फेमस हुआ, जो 1927 में वर्नर हेजनबर्ग ने दिया था। वो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि एक तो उसने लेप्लास का जो ख्वाब था डिटरमिनिज्म का, वो फेल हो गया, वो नहीं हो सकता। और दूसरा, इसने जो है वो बताया कि ये एक फंडामेंटल रूल है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको मेजर कर सकें। ये एक फंडामेंटल रूल है इस नेचर का। सबसे पहले तो इस टॉपिक में, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बात क्लियर की गई। उसके बाद आता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी मतलब 1923 में लुइस डी ब्रोगली ने ये थ्योरी दी थी। वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब एक पार्टिकल एज अ वेव भी काम करता है और एक वेव एज अ पार्टिकल काम करती है। अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि जिसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले हम वेव और पार्टिकल थोड़ा समझते हैं। देखिए, वेव जो है, अगर मैं उसे डबल स्लिट, यानी कि दो खिड़कियां हैं, उससे अगर मैं एक वेव को ट्रांसफर कराऊं तो उसकी मुझे बहुत सारी लाइंस दिखेंगी। यानी पानी की वेव है, अगर मैं उसको दो खिड़कियों से जो है वो पास कराऊं तो बहुत सारी सिंगल लाइन मुझे दिखेगी। अगर मैं पार्टिकल को उसी डबल खिड़कियों से, मतलब कि उसके अगर पास कराऊं तो मुझे जस्ट वन सिंगल लाइन दिखेगी, और वेव्स में ज़्यादा लाइन्स दिखेगी। ठीक है, ये हो गया। अब उसमें एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया गया। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पास कराया। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है, हमें पता है। लेकिन हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा लाइन्स दिख रही थी। अब
इसने बहुत कंफ्यूज किया कि जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वो इतनी ज़्यादा वेव्स कैसे, इतनी ज़्यादा लाइन्स उसकी कैसे हमें दिखाई दे रही है। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होने की वजह से वो एक दूसरे से मिल रहे हो और ज़्यादा वेव्स जो है वो ज़्यादा लाइन्स हो रही हो। उसके बाद क्या किया गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पास करा गया, जैसे कि एक खिड़की से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी खिड़की से दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी यही रिजल्ट आ रहा था कि बहुत सारी लाइन्स बन रही थी। अब क्या किया गया कि एक ऑब्जर्वर लगाया गया। ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि इलेक्ट्रॉन इस वाली खिड़की से जा रहा है या इस वाली खिड़की से जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर लगाया गया तो एक अजीब सी चीज दिखने को मिली। उसमें ये था कि इलेक्ट्रॉन फिर से एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिर से सिंगल लाइन बन रही थी। तो इसका अगर हम मतलब दिखा लें तो ये है कि अगर यूनिवर्स को हम जिस नज़रिए से देखेंगे, यूनिवर्स उस नज़रिए से काम करेगी। तो यही था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी थ्योरी थी। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि क्वांटम फिजिक्स के रूल्स लार्ज स्केल पे अप्लाई नहीं होते। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो लार्ज स्केल है, जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, उन पे क्वांटम फिजिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते। ये क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिजिक्स है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फिजिक्स है। तो इन दोनों में फर्क है। तो आइंस्टाइन को इसी बात ने कंफ्यूज किया था, ये नहीं हो सकता, हमारी यूनिवर्स प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्वांटम फिजिक्स लार्ज स्केल पे अप्लाई नहीं होती। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।